और दोस्तों हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के दो टाइप बताए थे, कॉन्केव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब उसके आगे की बातें, मतलब जब मैंने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाई थी तो उसमें 4 बातें मैंने बताई और फिर मैंने कहा था कि आगे की चीजें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, और अब मैं वो ये चीजें अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ जो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है अगर आप उस चीजों को फॉलो करते हैं तो। एक बार क्या होता है, एक छोटे से गांव में एक गुब्बारे बेचने वाला होता है। गुब्बारे मीन्स बलून। जो बलून्स बेचने वाला होता है उसका जो बलून बेचने का तरीका होता है वो सबसे अलग होता है। मतलब वो क्या करता है, कई बार क्या करता है कि वो बलून्स जब बेचता है और बच्चे जब आकर उसके पास से बलून खरीदते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी बच्चा उसके बलून्स खरीदने नहीं आता, गुब्बारे खरीदने नहीं आता, तो वो क्या करता है, अपने गुब्बारे में से एक गुब्बारा निकालता है और उसको हवा में छोड़ देता है। जब वो हवा में छोड़ देता है तो गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं और बच्चे उसको देखकर उसके गुब्बारे खरीदने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको देखकर मजा आता है बच्चों को, और उसके बाद वो दोबारा मतलब उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए आते हैं। ये उसका सबसे अच्छा तरीका होता है। एक बार क्या होता है, वही गांव में एक मेला लगा होता है जहाँ पे वो गुब्बारे बेचने जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वो गुब्बारे बेचता है, कई बार बच्चे आते हैं, बच्चे उसके पास से गुब्बारे खरीदते हैं। लेकिन ऐसे में वो बहुत देर से खाली बैठा था, उसके पास कोई गुब्बारे खरीदने नहीं आया था। उस गुब्बारे के गुच्छों में से एक सफेद रंग का वो गुब्बारा निकालता है और उस गुब्बारे को हवा में छोड़ देता है। वो हवा में उड़ने लगता है। तब उसके बाजू में एक बच्चा बैठा होता है जो उस गुब्बारे को हवा में उड़ता हुआ देखते रहता है। अब जब वो वहां उसको देखते रहता है तो पास में आता है उस गुब्बारे वाले के पास, तो बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि अगर आपने ये जो गुब्बारा फेंका, ये जो आपके पास दोबारा दूसरा एक और गुब्बारा है काले कलर का, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो क्या ये भी हवा में ऐसे ही उड़ेगा? तो गुब्बारे वाला जवाब देता है, बेटा ये जो गुब्बारा ऊपर उड़ता है ये उसके रंग के ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो ऊपर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। यही स्थिति हमारे ऊपर भी लागू होती है कि कोई व्यक्ति कितना आगे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितनी सफलताएं हासिल करेगा, ये उस व्यक्ति के रंग और रूप पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है उस व्यक्ति के आंतरिक गुण कैसे है, उसके अंदर इंटरनल मोरालिटी कैसी है, उसके पास खुद की सोचने की क्षमता कितनी है। इसका मतलब दोस्तों कि हमारे रंग और रूप से हमारी सफलताओं को नापा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने आप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से पीछे खींचने के लिए जो हमारी रंग रूप को लेकर अगर कभी कोई कुछ बोल भी दे तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि कोई कितना ऊपर जाएगा ये उसके रंग रूप पर निर्भर नहीं करता। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन बहुत कुछ आपको सिखाएगी। आप कभी भी अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो और आपको अगर कोई डिमोटिवेट करता है, ऐसी छोटी छोटी कहानियां आपको हौसले को मजबूत करती है और आपको आगे बढ़ने पे प्रेरित करती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर शुरू करते हैं हम अपने साइंस के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो पढ़ाई किया था उससे मैं आगे की बातें करूंगा। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा था कि मैं अगली वीडियो में यानी इस वीडियो में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये लाइट को लेकर 2 शब्द हैं जो आपको बार बार आएंगे और आपको कई बार कंफ्यूज भी करेंगे कि व्हाट इज कन्वर्जेंस और व्हाट इज डाइवर्जेंस। मैं आपको 2 डायग्राम बना के बता दूंगा कि व्हाट इज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट एंड व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। देखो दोस्तों, ये जो अगर मैं मान के चलो ऐसी ये लाइट रेज बना रहा हूं, ये मैंने जो बनाई है ये लाइट रेज है, जो इस तरीके से लाइट रेज आ रही है। देखिए इस तरीके से मैं यहां पर कुछ लाइट रेज बना रहा हूं जो सभी लोग देखेंगे। ये ऐसी लाइट रेज है जो इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। सारी लाइट रेज जो है इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। ये एक केस है। दूसरा केस है दोस्तों कि लाइट रेज इस तरीके से, दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये लाइट रेज ऐसी जा रही है। दूसरा केस है। पहले हिस्से में आपको ये दिख रहा है कि लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पर मिल रही है, और दूसरे वाले में क्या दिख रहा है कि किसी एक सेम पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। यही 2 चीजें लाइट का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कहलाती है। ये जो हिस्सा है जिसमें लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पर मिल रही है, इसको कन्वर्जेंस ऑफ लाइट बोलते हैं।
इसको हम कन्वर्जेंस ऑफ लाइट बोलते हैं दोस्तों। और ये जो दूसरा हिस्सा है जिसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जा रही है, फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका मतलब आपको समझ गया होगा दोस्तों कि कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पर मिलती है तो उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, और जब एक पॉइंट से लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है तो उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। और इन दोनों के बेसिस पर मैं आपको जो बचे हुए कंसेप्ट्स थे, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बातें बची थी वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैंने जो कल बातें बताई थी उसको भी थोड़ा रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको बाद में ये सब चीजें भूलना ना पड़े या आप भूले नहीं ये बातें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो मैं फिर बताऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि ये अगर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं स्फेरिकल हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है, ये अगर एक हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है और अगर मैंने इसको इस तरीके से कोटिंग किया, तो कल भी कहा था कि मैं अगर इस तरीके से कोटिंग करता हूं तो इसको मैं बाहर से कोट कर रहा हूं ऐसा कहूंगा, और ये अंदर की साइड जो रहेगी इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड रहेगी, यानी कॉन्केव साइड रिफ्लेक्टिंग रहेगी, और इसीलिए ये कॉन्केव मिरर रहेगा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि कैसे याद रखोगे आप कॉन्केव मिरर, तो मैंने आपको कहा था कि जिस साइड से सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है उस टाइप का मिरर होता है। तो इसकी कॉन्केव साइड रिफ्लेक्टिंग है क्योंकि कॉन्वेक्स साइड में कोटिंग है, तो कॉन्केव साइड रिफ्लेक्टिंग है और इसीलिए ये कॉन्केव मिरर होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या कहा था कि अगर ये हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है तो ऑब्वियसली उस हॉलो ग्लास स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा, केंद्र बिंदु रहा होगा, उस सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर का कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो कॉन्केव मिरर है इसकी ये जो आर्क की जो लेंथ होगी उसका जो मिड पॉइंट होगा हम उस मिड पॉइंट को कहते हैं पोल। तीसरी बात बताई थी, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर पास होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी बात आपको ये बताई थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इनके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कल की बातें थी जो मैंने आपको रिवाइज कराई। अगर आपको ये बात रिवाइज में समझ में आ गई है तो आगे बढ़ो, और अब भी अगर क्लिक नहीं हुआ है दिमाग में तो पहले कल का एक बार वीडियो फिर से देखो, उसको रिवाइज कर लो। उसकी भले ही आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, उसकी स्पीड बढ़ाकर आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, और फिर इसमें आओ ताकि आपको चीजें क्लियरली लिंक हो और आपको पढ़ने में मजा आए और आपको फायदा भी हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको क्लिक हो गया है तो बने रहिए मेरे साथ। अब मान के चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ये लाइट रेज है, देखिए ये इस तरीके से मैंने कोई एक सोर्स ऑफ लाइट, मेरे पास टॉर्च है या कोई भी सोर्स है लाइट का, इससे मैंने लाइट इसके ऊपर क्या किया, फॉल किया, ऐसे इसके ऊपर टॉर्च से लाइट गिराया। तो क्या होगा कि जब ये लाइट इस पे पड़ेगी तो इसमें क्या होगा कि सरफेस जो है वो कर्व्ड है, और कर्व्ड जो है वो अंदर की तरफ दबी हुई है, तो लाइट जो रहेगी यहां से ऐसी बेंड होके वापस आएगी। रिफ्लेक्ट तो होगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि दूसरी साइड मैंने कोट करके रखी है, तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो लाइट पड़ने के बाद टकरा के वापस आएगी। और रे डायग्राम है तो बिना एरो के रे डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं रहता। ये दूसरी रे है जो यहां से जाके फिर टकरा के यहां से ये भी वापस आएगी, इस तरीके से ये भी रे वापस आ गई। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप ये वाले हिस्से को देखो, ये देखो, अगर मैं तीसरी रे बनाऊंगा, ऐसी तीसरी रे गई है, ठीक है, दो तो मैं ऑलरेडी बना चुका था, तीसरी रे गई, ये भी सरफेस पे पड़ने के बाद में क्या होगा कि टकराएगी और टकरा के वापस आएगी, इस तरीके से ये तीसरी रे हो गई। वैसे इधर भी एक चौथी रे बना सकता हूं जिसमें ये चौथी रे गई और जाने के बाद सरफेस इस मिरर पे टकराई और टकराने के बाद फिर इस पॉइंट से गई, और इस प्रकार से मैंने आपके पास ये नंबर ऑफ रेज बना के रखी है। अगर आप ये हिस्से को देखो तो ये एक रे है जो इस पॉइंट पे आके मिल रही है, ये भी एक रे है जो इस पॉइंट पर आके मिल रही है, ये भी एक रे है जो इस पॉइंट पे आके मिल रही है, और ये भी एक रे है जो इस पॉइंट पे आके मिल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सारी रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है और एक पॉइंट पर मिल रही है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पर मिलती है तो उसको कन्वर्जेंस ऑफ लाइट बोलते हैं।
इसका मतलब ये जो कॉन्केव मिरर है, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, और इसीलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है दोस्तों। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस को, देखो आप, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये जो चारों लाइट रेज मैंने बनाई है ये पैरेलल है। जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है तो वो कॉन्केव मिरर को टकराने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने पर एक सिंगल पॉइंट पर मिलती है, एक सिंगल पॉइंट पर मिलती है। और हमने कहा था कि जब लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन से आकर किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो इसको कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इसका मतलब कॉन्केव मिरर में जो देखने को मिला वो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ही था, जिसमें लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन से आकर इस एक पॉइंट पर, देखो ये चारों की डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पर मिल रही है। इसका मतलब यहां कन्वर्जेंस हो रहा है और इसीलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब आगे इसका मतलब क्या है कि भाई जिस पॉइंट पर, अब यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस को लाइट रेज पैरेलल होती है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको एरो मत लगाना, ये है प्रिंसिपल एक्सिस जिसको ये चारों लाइट रेज पैरेलल थी, जो जाके कॉन्केव मिरर को टकराई और टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पर मिल गई, और इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। कई बार इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फोकल पॉइंट भी कहते हैं। सिंपली फोकस भी कह सकते हो, प्रिंसिपल फोकस कह सकते हो, या फोकल पॉइंट भी कह सकते हो। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप अलग अलग शब्द यूज करेंगे, मतलब एक ही है। तो ये जो क्या हो रहा है कि ये जो लाइट रेज थी जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थी, ये जब कॉन्केव मिरर को जाके टकराई तो टकराने के बाद मिरर के फ्रंट साइड में किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल गई, किसी एक पॉइंट पर जाके मिल गई, मतलब कन्वर्ज हो गई। और जब कन्वर्ज हुई किसी एक पॉइंट पर तो उसी पॉइंट को कहा जाता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको कल की ही सीरीज में ये 5वां टॉपिक है, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इस तरीके से हमने 5वीं बात पूरी की है, फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। किसी ने पूछा आपसे कि व्हाट इज द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो आप कहेंगे कि व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस strikes to the spherical mirror and after reflection it meets at a single point, that point is called as focus of the spherical mirror। और ये जो फोकस होता है दोस्तों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ध्यान से सुनिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच में एक सेगमेंट है, ये जो C और P के बीच में सेगमेंट है इसको अपन CP कहेंगे। ये CP का मिड पॉइंट होता है F, CP का मिड पॉइंट होता है F, F जो होता है वो CP का मिड पॉइंट होता है। और पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी, या हम कह सकते हैं पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। 6वीं बात जो आने वाली है ये आने वाली है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फोकल लेंथ है दोस्तों। मैंने क्या कहा, ये जो फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच में ये जो सेगमेंट बन रहा है CP का F जो है वो मिड पॉइंट है। और इस F को अगर मिड पॉइंट कहा जाए तो पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी होगी उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होगी, ये इतना डिस्टेंस जो होगा ये पूरे का आधा होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरे का आधा होगा। क्यों? क्योंकि F जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इक्वल होंगे। सभी लोग ध्यान से देखो दोस्तों कि ये वाला जो हिस्सा होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा वो सेम होगा, क्योंकि F जो है वो मिड पॉइंट है, बीच में है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट होने की वजह से ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे। और दोनों हिस्से इक्वल होंगे इसका मतलब एक हिस्सा पूरे का आधा होगा।
एक बार फिर दोहरा रहा हूं, दोनों हिस्से इक्वल होंगे, इसका मतलब एक हिस्सा पूरे का आधा होगा। तो ये जो F से लेकर P तक की दूरी है ये पूरे का आधा होगी, और F से लेकर P तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जो पूरे का यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि C से लेकर P तक कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये उसका आधा होगा। ये बातों बातों में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हूं जिसमें फोकल लेंथ का रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ निकल चुका है। जरूरत पड़ने पे हम इसको R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिवाइड का 2 है इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ, मैंने बताया पहले फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, बाद में बता दिया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसकी बीच की दूरी है? पोल और फोकस की बीच की दूरी है। पोल और फोकस की बीच की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ, और ये जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, क्योंकि जो फोकस होता है ये सीपी का मिड पॉइंट होता है। तो अगर वो सीपी का मिड पॉइंट है तो ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे इसका मतलब एक हिस्सा पूरे का आधा होगा, इसका मतलब ये हिस्सा इस पूरे का आधा होगा। ये हिस्सा यानी कि फोकल लेंथ और ये हिस्सा मतलब R उसका आधा यानी डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार से F इज इक्वल्स टू R/2। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। अभी जो मैंने मिरर बनाया था ये कॉन्केव मिरर था, जिसमें लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थी, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिली, उस पॉइंट को हमने कहा फोकस, जो कि सीपी का मिड पॉइंट था, और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये मैंने आपको कहा दोस्तों। अब तक की बातें हमने यहीं तक की, और कॉन्केव मिरर का नेचर है कि लाइट रेस को एक जगह पर जोड़ देता है, लाइट रेस को एक जगह पर मिला देता है, और इसीलिए उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि जब लाइट रेस अलग डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पर मिलती तो उसको कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं, और जो मिरर ऐसा करता है उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात, मतलब अगली बात नहीं कह रहा हूं मैं, अब मैं कॉन्केव मिरर के बजाय कॉन्वेक्स मिरर लेकर क्या होता है वो मैं आपको देख रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर ये हमारे पास दूसरा एक टाइप का मिरर बनाना हो, जिसमें क्या होगा कि ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस, अभी ये मिरर नहीं, ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, हॉलो ग्लास स्फीयर का एक कर्व्ड सरफेस हमने कट करके लाया। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से अंदर से कोट कर दिया। अब अंदर से कोट करोगे तो बाहर से सरफेस क्या होने लगेगी, रिफ्लेक्ट करने लगेगी, मतलब ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग रहेगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, तो ऑब्वियसली इसका जो हिस्सा हमने काट के फेंक दिया था, पूरे स्फीयर का जो हिस्सा बाकी का काट के फेंक दिया था वो इधर कहीं होगा, और अगर ये इधर कहीं होगा तो ये बन गया ये इमेजिनरी स्फीयर। अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर हमने बनाया है ये इसका सेंटर, और इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर यानी कि इस स्फेरिकल मिरर का कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लेंथ का मिड पॉइंट यानी कि पोल, दोनों से पास होने वाली लाइन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बातें मैंने बताई थी। आगे ये भी बताया था कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देखो ये लाइट रेस, अब लाइट इधर से आप फॉल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर की सरफेस पेंटिंग वाली है, कोटिंग वाली है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। आप आईने के पिछले हिस्से में जाके खड़े होंगे और आप कितने भी सुंदर होंगे आप नजर नहीं आएंगे। आपको उसके नजर आना है तो उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड में खड़े होना होगा, तभी आपकी खूबसूरती आपको नजर आएगी। इसका मतलब इधर से लाइट फॉल करके कोई मीनिंग नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वो रिफ्लेक्शन करना है तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से उस पर लाइट फॉल करना पड़ेगा। तो ये जैसी लाइट इसके ऊपर फॉल होगी, ये ऐसी लाइट रेज इस पे फॉल हो रही है जो कि आपको दिख रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को ये रेज जो है वो पैरेलल है, लेकिन सरफेस जो है वो ऐसी बाहर निकली हुई है, और इसीलिए लाइट यहां से बेंड होगी ऐसी आएगी, वैसी ये जो लाइट यहां से बेंड होगी वो ऐसी आएगी। इस प्रकार से ये दोनों रेस के मिलने के अब तक कोई चांस नहीं है। ये रे इससे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में जा रही है और ये भलते ही कोई डायरेक्शन में जा रही है, और इसलिए रेस कभी नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको इसके बाद अगला एक और एग्जांपल लूं कि एक और रे लिया, दूसरी एक और रे इधर से लिए, और ये टकराने के बाद ये ऐसी गई, फिर ये टकराने के बाद ये ऐसी गई, और इस प्रकार से इन रेस के मिलने के कोई रियल आपको कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं, कोई रियल चांस आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा
इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता कि ये रे कहां से आ रही है, ये ऐसी गई टकरा के वापस आई, ऐसा कोई नहीं जानता। बस बंदा यहां से देख रहा है लाइट को, यहां से देखिए बात को समझिए। अगर ये लाइट को यहां से देख रहा है तो उसे क्या लगेगा, लाइट तो हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, तो ये लाइट रे जो आ रही है वो ऐसी कहीं अंदर से आ रही है। देखो मेरी बात को, मैं यहाँ नौटंकी नहीं कर रहा हूं, आप समझो बात को कि बंदे को इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, इतिहास नहीं मालूम कहां से आ रहा है, उसको बस इतना मालूम है लाइट आ रही है, और वो सोचेगा कि ये लाइट तो सीधी आ रही है, इसका मतलब लाइट आ रही है कहीं से तो भी अंदर से, और अगर ये अंदर से आ रही है तो हम इसको इमेजिन करेंगे कि मान के चलते ये लाइट ऐसी अंदर से कहीं से आ रही है, ऐसा मान के चलेंगे। ऐसे मान के चल रहे हम कि इस तरीके से लाइट रेज इमेजिन कर रहे हैं कि ये इस तरीके से अंदर से आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इमेजिनरी पॉइंट मैंने ले लिया जहां से ये लाइट रेज आती हुई नजर आ रही है। ये एक लाइट रे यहां से निकल रही है, एक लाइट रे यहां से निकल रही है, एक यहां से लाइट रे निकल रही है, और ये दूसरी एक और लाइट रे निकल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जा रही है। और मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया कि जब अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पे लाइट आती है तो उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, और एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जब लाइट जाती है तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि ये सारी रेज कहीं तो भी इस मिरर के अंदर से आ रही है, ये सारी रेज कहीं तो भी मिरर के अंदर से आ रही है, तो सारी रेज का एक प्रकार से डाइवर्जेंस हो रहा है इस पॉइंट से। पर असल में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि हो सकता है कि लाइट रेज ऐसी आ रही हो, माना जाए। तो इस पॉइंट को हम इमेजिनरी फोकस कहते हैं, इस पॉइंट को इमेजिनरी फोकस कहते हैं, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, मान के चल रहे कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये लाइट रेज अंदर से आ रही है क्या, नहीं, ये लाइट ऐसी जा रही है, टकरा के आ रही है, लेकिन बंदा यहां से देख रहा है, इसकी आंखों को दिख रहा है कि लाइट रेज तो ऐसी आ रही भैया, तो आ रही तो सीधी आ रही, तो कहां से आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है, ऐसा उसको लगेगा। और उस वजह से हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर सारी रेज आती हुई नजर आएगी, जहां से वो ऑलरेडी मिलके आ रही है, ऐसा लगेगा। और इसीलिए एक प्रकार का डाइवर्जेंस होगा। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं समझोगे तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सारी लाइट रेज जाके इस मिरर के ऊपर टकरा के सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गई, एक डायरेक्शन में नहीं गई, इसीलिए यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ, और ऐसे मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। दोस्तों ये कौन से टाइप का मिरर था, कौन से टाइप का है, कैसे पता करोगे, जो साइड रिफ्लेक्टिंग उस टाइप का मिरर, कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग तो कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है, जो कि मिला हमें डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। और इसका फोकस जो हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज अगर ऐसी देखा जाए तो असल में कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है हम उसको फोकस कहते हैं, वो फोकस यहाँ पर आपको रियल में नजर नहीं आ रहा है, तो एक इमेजिनरी फोकस यहाँ पर हमने बना दिया। और इसीलिए जब बात आती है फोकस की, तो हम स्फेरिकल मिरर का फोकस लेने के बजाय फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर भी अगर कहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लाइट जब इस मिरर पे पड़ती है और टकरा के जाती है तो वो किसी एक पॉइंट पर नहीं मिलती। जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ऐसा कोई फोकस यहाँ पर अस्तित्व में नहीं है। अगर मान भी लिया जाए तो एक इमेजिनरी फोकस हम लेकर चल सकते हैं, बाकी ऐसा कोई फोकस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और इसीलिए मैंने फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर को चेंज करके फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इसलिए किया क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर फोकल लेंथ के बारे में बताया था। और ये जो रिलेशन था फोकल लेंथ का F = R/2, ये बड़ा काम का और बड़ा महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि एक बार फिर मैं बता रहा हूं, कॉन्केव मिरर के केस में अगर ये उसका पोल है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसके कहीं तो भी पॉइंट पे मिलती है जिसको हम फोकस कहते हैं, ये फोकस जो होता है ये सीपी का मिड पॉइंट होता है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम होंगे, और अगर ये दोनों हिस्से सेम होंगे तो एक हिस्सा
जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ये पूरे हिस्सा जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसका ये एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा होगा, यानी कि F इज इक्वल्स टू R/2 होगा। ये रिलेशन काम का है दोस्तों, आने वाली वीडियोस में बहुत काम पड़ने वाला है इसका, और इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये बात साथ में याद रखने के लिए कह रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगली वीडियो में हम अलग अलग इमेजेस के फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जब हम अब इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे इमेज बनती है, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे इसको हमेशा रटने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में डेफिनेटली रॉन्ग करके आते हैं। मैं आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगा जिससे आपको रटने का काम बहुत कम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।